हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल एचएस नर्सिंग क्लासेस। तो आज हम बात करते हैं ओबीजी के एक बहुत ही बेहतरीन टॉपिक एक्टोपिक प्रेगनेंसी के बारे में। क्या होता है एक्टोपिक प्रेगनेंसी? तो हम बात करें एक्टोपिक प्रेगनेंसी में जो जाइगोट होता है उसका इम्प्लांटेशन यूट्रस के अलावा यूट्रस के बाहर की तरफ कहीं भी हो सकता है। ठीक है, नॉर्मल प्रेगनेंसी में जो जाइगोट होता है उसका इम्प्लांटेशन होता है यूट्रस के अंदर, बट एक्टोपिक प्रेगनेंसी में चीज़ें चेंज हो जाती हैं। तो इम्प्लांटेशन कहाँ होता है? आउटसाइड द यूटेराइन कैविटी। तो इसके बारे में हम बोलेंगे इट इज द डिसऑर्डर ऑफ इम्प्लांटेशन। इम्प्लांटेशन तो एक्टोपिक प्रेगनेंसी क्या हुआ? एक जाइगोट के इम्प्लांटेशन का डिसऑर्डर होता है जिसमें जाइगोट यूटेराइन कैविटी में इम्प्लांट ना होकर यूटेराइन कैविटी से बाहर इम्प्लांट होता है। ठीक है, जैसे कि कहाँ कहाँ हमको देखने को मिलता है? एक होता है एब्डोमिनल एब्डोमिनल प्रेगनेंसी देखने को मिलती है जो कि 1% केसेस में देखने को मिलेगी। दूसरा होता है सर्वाइकल सर्वाइकल प्रेगनेंसी, वो देखने को मिलती है 1% केसेस में। तीसरा होता है इंटरस्टिशियल प्रेगनेंसी जो 2 से 3% केसेस में देखने को मिलती है। अगला होता है इस्थमिक। ये इंटरस्टिशियल इस्थमस ये किसके पार्ट हैं? ये फेलोपियन ट्यूब के पार्ट में। तो इंटरस्टिशियल देखने को मिलेगा 12%। नेक्स्ट आता है एम्पुलरी एम्पुलरी प्रेगनेंसी जो कि सबसे ज़्यादा कितना 70% देखने को मिलता है, क्योंकि एम्पुला जो होता है सबसे वाइड पार्ट होता है किसका? फेलोपियन ट्यूब का। तो जो फर्टिलाइजेशन की जो प्रोसेस होती है वो किस पार्ट में होती है? फेलोपियन ट्यूब के एम्पुला वाले पार्ट में। और एक चीज़ देखने को मिलती है ओवेरियन प्रेगनेंसी जो भी 3% केसेज में देखने को मिलेगी। और लास्ट होता है फिम्ब्री प्रेगनेंसी जो देखने को मिलेगी 2% पार्ट में। ठीक है, तो एक्टोपिक प्रेगनेंसी के बारे में इट इज द डिसऑर्डर ऑफ इम्प्लांटेशन। किसका इम्प्लांटेशन? जाइगोट के इम्प्लांटेशन जो नॉर्मल यूटेराइन कैविटी में ना होकर यूटेराइन कैविटी से बाहर हमें देखने को मिलता है। कहाँ? एब्डोमिनल में भी, सर्वाइकल में भी और फेलोपियन ट्यूब में। तो जो मोस्ट कॉमन जो इसका देखने को मिलता है वो देखने को मिलता है फेलोपियन ट्यूब के अंदर। कितना? अप्रोक्स 95%। तो इसलिए इस प्रॉब्लम को हम ट्यूबल प्रेगनेंसी के नाम से भी जानते हैं। ट्यूबल प्रेगनेंसी क्यों? क्योंकि इसका ज़्यादातर जो केसेस देखे गए हैं वो फेलोपियन ट्यूब के अंदर देखने को मिलते हैं। ठीक है, समझ आई बात? एक्टोपिक प्रेगनेंसी क्या होता है? फर्टिलाइज्ड ओवम या हम बोले जाइगोट का यूटेराइन कैविटी के बाहर की तरफ इम्प्लांट होना। ठीक है, अब हम बात करते हैं इसकी ईटियोलॉजी के बारे में कि इसकी क्या कारण रहे होंगे जो हमें यह प्रॉब्लम देखने को मिली। ठीक है, ईटियोलॉजी। ठीक है, तो जो इसकी मोस्ट कॉमन जो ईटियोलॉजी होती है, मोस्ट कॉमन कारण जो माना जाता है एक्टोपिक प्रेगनेंसी का, वह होता है पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिजीज। किसकी वजह से हुआ? पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिजीज की वजह से। ठीक है, जिसमें हम दो चीजें पढ़ते हैं। एक पढ़ेंगे ट्यूबल डिफेक्ट, ट्यूब के अंदर कोई डिफेक्ट हो गया। और दूसरा हम पढ़ेंगे एंडोमेट्रियल डिफेक्ट। ठीक है, तो पहले हम बात करते हैं ट्यूबल डिफेक्ट के बारे में। ट्यूबल डिफेक्ट क्या होता है? ट्यूबल डिफेक्ट, अगर हमारी फेलोपियन ट्यूब के अंदर कोई डिफेक्ट है। कैसा डिफेक्ट? कि ये होती है फेलोपियन ट्यूब, इसके अंदर ये छोटी छोटी बाल नुमा स्ट्रक्चर्स पाई जाती हैं जिनको क्या बोला जाता है? सीलिया। क्या बोला जाता है? सीलिया। इन सीलियाज का क्या काम होता है? इन सीलियाज का काम होता है कि जो फर्टिलाइज्ड ओवम होता है या जाइगोट होता है
उसको फर्टिलाइजेशन के बाद कहाँ पे ट्रांसफर करना, यूट्रस के अंदर। ठीक है, तो जाइगोट को यहाँ से भगाने का काम कौन कर रहा है, ये सीलिया। अगर ये सीलिया ही डैमेज हो जाएंगी तो क्या जाइगोट यहाँ से यूट्रस में जा पाएगा, नहीं जा पाएगा। ठीक है, तो यह भी एक कॉज है किसका, एक्टोपिक प्रेगनेंसी का। ठीक है, दूसरा हम बात करें जो हमने पढ़ा था, एंडोमेट्रियल डिफेक्ट। कौन सा, एंडोमेट्रियल डिफेक्ट। एंडोमेट्रियल डिफेक्ट। अब ये डिफेक्ट क्या होता है, एंडोमेट्रियम क्या होती है, एंडोमेट्रियम होती है यूट्रस की सबसे इनर मोस्ट लेयर। ठीक है, यूट्रस की सबसे इनर मोस्ट लेयर को हम क्या बोलते हैं, एंडोमेट्रियम। कितनी लेयर होती है यूट्रस में, यूट्रस में टोटल 3 लेयर्स होती है। सबसे बाहर की तरफ पेरीमेट्रियम, बीच में मायोमेट्रियम और सबसे अंदर की तरफ एंडोमेट्रियम। ठीक है, तो अब इस एंडोमेट्रियम में क्या ऐसा हो गया जिसको हमने इसमें काउंट किया है। तो पहला हो सकता है एंडोमेट्राइटिस, एंडोमेट्राइटिस, और दूसरा एंडोमेट्रियोसिस, एंडोमेट्रियोसिस। ठीक है, तो एंडोमेट्राइटिस का मतलब क्या होता है, एंडोमेट्राइटिस का मतलब होता है इन्फेक्शन ऑफ द एंडोमेट्रियम, कि एंडोमेट्रियम के अंदर कोई इन्फ्लामेशन, कोई इन्फेक्शन है, तो वो क्या कॉज करेगा, वो कॉज करेगा एक्टोपिक प्रेगनेंसी, क्योंकि एंडोमेट्रियम उसको, जाइगोट को इम्प्लांट नहीं कर पा रही है। दूसरा एंडोमेट्रियोसिस, एंडोमेट्रियोसिस किसको बोलेंगे, ओवरग्रोथ ऑफ द एंडोमेट्रियम। अगर एंडोमेट्रियम ओवर ग्रोथ कर जाए, ग्रोथ तो करे बट ओवर ग्रोथ नहीं करनी चाहिए, अगर ओवर ग्रोथ कर गई तो इसको हमने क्या बोला, एंडोमेट्रियोसिस। ठीक है, तो ईटियोलॉजी में हमने क्या पढ़ा, ईटियोलॉजी में हमने मोस्ट कॉमन ईटियोलॉजी पढ़ी इसकी, पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज। ठीक है, जिसमें हमने पढ़ा ट्यूबल डिफेक्ट और एंडोमेट्रियल डिफेक्ट। ट्यूबल डिफेक्ट मतलब सीलिया डैमेज हो गए, और एंडोमेट्रियल डिफेक्ट्स में हमने पढ़ा एंडोमेट्राइटिस और एंडोमेट्रियोसिस। एंडोमेट्राइटिस का मतलब इन्फेक्शन ऑफ द एंडोमेट्रियम, और एंडोमेट्रियोसिस मतलब ओवर ग्रोथ ऑफ द एंडोमेट्रियम। ठीक है, तो क्लियर है, एक्टोपिक प्रेगनेंसी, आउट इम्प्लांटेशन हो रहा है यूट्राइन कैविटी से आउटसाइड। दूसरा ईटियोलॉजी पढ़ी। अब हम बात करते हैं इसके क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस की, क्या लक्षण हमको देखने को मिलेंगे। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस। ठीक है, तो जो इसका मोस्ट कॉमन जो क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन देखने को मिलता है, मोस्ट कॉमन जो लक्षण देखने को मिलेगा किसका, एक्टोपिक प्रेगनेंसी का, वो हमको देखने को मिलेगा सबसे पहला लोअर एब्डोमिनल पेन। लोअर एब्डोमिनल में पेन देखने को मिलेगा। दूसरा देखने को मिलेगी वेजाइनल ब्लीडिंग, वेजाइनल ब्लीडिंग। ठीक है, अब ये वेजाइनल ब्लीडिंग क्यों देखने को मिली, यह इसलिए देखने को मिलती है कि जो डेसिडुआ होता है, अब डेसिडुआ क्या होता है, डेसिडुआ होता है प्रेग्नेंट लेडी का जो एंडोमेट्रियम होता है, उसको हमने क्या नाम दिया, डेसिडुआ नाम दिया। तो डेसिडुआ, अब वो डेसिडुआ जो है वो उस जाइगोट के लिए रेडी है उसके आने के लिए, बट एक्टोपिक प्रेगनेंसी में जाइगोट आया नहीं, तो ये डेसिडुआ सेड ऑफ होके बाहर निकलेगा, तो इसलिए हमको वेजाइनल ब्लीडिंग देखने को मिली। और तीसरा जो चीज देखने को मिलेगा वो देखने को मिलेगा एमनोरिया, एमनोरिया। तो ये जो 3 सिम्टम्स थे, कौन कौन से, लोअर एब्डोमिनल पेन, वेजाइनल ब्लीडिंग और एमनोरिया, इन्हीं को एक्टोपिक प्रेगनेंसी के क्लासिकल ट्रायड के नाम से जाना जाता है। ठीक है, क्लासिकल ट्रायड ऑफ एक्टोपिक प्रेगनेंसी। कौन कौन से, लोअर एब्डोमिनल पेन, वेजाइनल ब्लीडिंग एंड एमनोरिया। ठीक है, तीसरा हम बात करते हैं
ट्यूबल रप्चर साइन के बारे में। पहला वेजाइनल ब्लीडिंग, लोअर एब्डोमिनल पेन, एमनोरिया। नेक्स्ट बात करते हैं ट्यूबल रप्चर। ट्यूबल रप्चर साइन ये क्या होता है? इसमें ये होता है अगर जाइगोट के ग्रोथ की वजह से फैलोपियन ट्यूब अगर रप्चर हो जाती है तो हमको क्या देखने को मिलेगा? ट्यूबल रप्चर साइन, जिसमें सबसे पहला हम देखने को मिलेगा शॉक। शॉक क्यों देखने को मिला? अगर फैलोपियन ट्यूब रप्चर हुई, ब्लीडिंग होगी, ब्लीडिंग की वजह से शॉक देखने को मिलेगा। दूसरा कुलेन साइन देखने को मिलेगा। कुलेन साइन, कुलेन साइन क्या होता है? डिस्कलरेशन ऑफ द अम्बिलिकल एरिया। क्यों डिस्कलरेशन मिला? क्योंकि ब्लीडिंग की वजह से ब्लड एक्यूमुलेट हो गया अम्बिलिकस के चारों तरफ, उसकी वजह से कुलेन साइन देखने को मिला। और थर्ड देखने को मिलेगा रेफर्ड पेन। रेफर्ड पेन, रेफर्ड पेन का मतलब जहां पे पैथोलॉजी है, जहां पे प्रॉब्लम है, वहां पेन ना होके उसके किसी दूसरी जगह पे पेन होना। तो यहाँ पे पेन कहाँ देखने को मिलेगा? पेशेंट के शोल्डर में पेन देखने को मिलता है, तो इसको क्या बोला हमने? रेफर्ड पेन। ठीक है, नेक्स्ट क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन हम पढ़ेंगे एरिया स्टेला रिएक्शन। एरिया स्टेला रिएक्शन, यहाँ पे हमको क्या देखने को मिलता है? यहाँ पे देखने को मिलता है ग्लैंड्यूलर सिस्टिक हाइपरप्लेजिया। ये क्या प्रॉब्लम होती है भाई? ग्लैंड्यूलर सिस्टिक हाइपरप्लेजिया इसलिए बोलते हैं कि जो डेसिडुआ होती है वो उस जाइगोट के लिए न्यूट्रिशन भर के रखती है। अब जब जाइगोट नहीं आता है तो उस न्यूट्रिशन की मतलब उस डेसिडुआ के अंदर गांठें बन जाती हैं, तो उन गांठों को हमने क्या बोला? ग्लैंड्यूलर सिस्टिक हाइपरप्लेजिया। क्या नाम दिया? ग्लैंड्यूलर सिस्टिक हाइपरप्लेजिया। ठीक है, तो हम किसकी बात कर रहे थे? क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस की, जिसमें हमने बात करी लोअर एब्डोमिनल पेन, वेजाइनल ब्लीडिंग, एमनोरिया, जिसको हमने नाम दिया था क्लासिकल ट्रायड ऑफ द एक्टोपिक प्रेगनेंसी। नेक्स्ट हमने ट्यूबल रप्चर साइंस देखे थे। अगर ट्यूब रप्चर हो जाएगी तो क्या देखने को मिलेगा? शॉक देखने को मिलेगा, कुलेन साइन देखने को मिलेगा। कुलेन साइन बोले तो डिस्कलरेशन ऑफ द पेरी अम्बिलिकल एरिया। एंड थर्ड बोला था रेफर्ड पेन। पेन कहाँ देखने को मिलेगा? शोल्डर में। अगला हमने एरिया स्टेला रिएक्शन के बारे में बात करी कि डेसिडुआ के अंदर गांठें बन जाती हैं, तो उनको क्या बोला? ग्लैंड्यूलर सिस्टिक हाइपरप्लेजिया। ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट अब बात करते हैं हम डायग्नोसिस की। डायग्नोसिस कि इस प्रॉब्लम का पता हम कैसे करेंगे, डायग्नोसिस क्या करेंगे? तो जो एक्टोपिक प्रेगनेंसी का जो मोस्ट कॉमन डायग्नोसिस होता है वो होता है ट्रांस वेजाइनल सोनोग्राफी विद लेप्रोस्कोपी। लेप्रोस्कोपी, तो अगर कोई पूछे मोस्ट कॉमन डायग्नोसिस क्या होता है, तो मोस्ट कॉमन डायग्नोसिस होता है ट्रांस वेजाइनल सोनोग्राफी। ठीक है, जिसको हम गोल्डन मेथड के नाम से भी बोलते हैं। गोल्डन मेथड टू डिटेक्ट एक्टोपिक प्रेगनेंसी। ठीक है, सेकंड हम बात करते हैं सीरम प्रोजेस्टेरोन लेवल। तो प्रोजेस्टेरोन लेवल से कैसे पता करेंगे? अगर प्रोजेस्टेरोन लेवल 5 नैनोग्राम पर ml से कम है तो हम डिटेक्ट कर सकते हैं कि एक्टोपिक प्रेगनेंसी है। अब ये लेवल कम क्यों हुआ? ये इसलिए कम हुआ क्योंकि नॉर्मल प्रेगनेंसी में जो फर्स्ट 3 मंथ होते हैं वहाँ पे जो प्रोजेस्टेरोन सिक्रेट करती है वो कौन करती है? प्लेसेंटा। ठीक है, अब यहाँ पे प्लेसेंटा नहीं बनी, तो जब प्लेसेंटा नहीं बनी तो प्रोजेस्टेरोन लेवल कैसा मिलेगा? कम लेवल देखने को मिलेगा। अब थर्ड जो डायग्नोसिस होता है वो होता है HCG लेवल। हम पेशेंट का HCG लेवल चेक करेंगे। ठीक है, अब इस कंडीशन में क्या होता है? HCG इंक्रीज तो होता है बट इतना इंक्रीज नहीं होता जितना एक प्रेग्नेंट वुमेन का होना चाहिए। ठीक है, तो HCG लेवल हम चेक करते हैं। तो पहला हमने किया था ट्रांसवेजाइनल सोनोग्राफी, जिसको हमने बोला था गोल्डन मेथड, जो कि सबसे मोस्ट कॉमन, बेहतरीन, सबसे अच्छा डायग्नोसिस जो देता है। दूसरा सीरम प्रोजेस्टेरोन और तीसरा HCG लेवल के बारे में। ठीक है, अब हम नेक्स्ट बात करते हैं मैनेजमेंट की। मैनेजमेंट के बारे में
कि अगर एक्टोपिक प्रेगनेंसी होती है तो उसका क्या मैनेजमेंट किया जाएगा। ठीक है, तो मैनेजमेंट को हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, एक मेडिकल मैनेजमेंट, दूसरा सर्जिकल मैनेजमेंट। तो क्या होता है मेडिकल और क्या होता है सर्जिकल मैनेजमेंट। तो अगर कंडीशन है कि ट्यूब अनरप्चर्ड है, ट्यूब अनरप्चर्ड है मतलब अभी तक ट्यूब रप्चर नहीं हुई है, ठीक है, अनरप्चर्ड ट्यूब है, माइल्ड प्रॉब्लम है, ठीक है, और क्रोनिक है, और फीटल हार्ट रेट अगर स्टेबल है, ठीक है, नॉर्मल रेंज के अंदर आ रही है, तो हम वहां पे करेंगे मेडिकल मैनेजमेंट। ठीक है, और दूसरा अगर प्रॉब्लम है कि ट्यूब क्या हो चुकी है, रप्चर हो चुकी है, ठीक है, सीवियर प्रॉब्लम है, और एक्यूट ऑनसेट है, और फीटल हार्ट रेट स्टेबल नहीं है, नॉर्मल रेंज के बाहर है, तो वहां पे सर्जिकल मैनेजमेंट करते हैं। तो पहले हम बात करते हैं मेडिकल मैनेजमेंट में। समझ आ गया मेडिकल मैनेजमेंट कहाँ कर रहे हैं, अगर ट्यूब रप्चर नहीं हुई है, माइल्ड प्रॉब्लम है, क्रोनिक है, फीटल हार्ट रेट स्टेबल है, ठीक है, तो मेडिकल मैनेजमेंट में जो ड्रग ऑफ चॉइस होती है, ड्रग ऑफ चॉइस रहेगी वो रहेगी मेथोट्रेक्सेट। तो ड्रग ऑफ चॉइस ऑफ एक्टोपिक प्रेगनेंसी वो होती है मेथोट्रेक्सेट। ठीक है, दूसरा अब हम बात करें सर्जिकल मैनेजमेंट, जो कि हम कब कर रहे थे, जब ट्यूब रप्चर हो चुकी है, सीवियर प्रॉब्लम है, एक्यूट ऑनसेट है, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, सर्जिकल मैनेजमेंट करेंगे। ठीक है, सर्जिकल मैनेजमेंट मतलब कंडीशन यहाँ पे कैसी है, सीवियर है, कैसी है, सीवियर कंडीशन है, पेशेंट सडनली हॉस्पिटल में आएगा, बोलेगा लोअर एब्डोमिनल पेन है, ब्लीडिंग है, ट्यूब रप्चर हो चुकी है, तो यहाँ पे जो हम मैनेजमेंट करेंगे वो एक और मैनेजमेंट इसमें इंक्लूड हो जाता है, जिसको बोलेंगे रिससिटेटिव मैनेजमेंट, रिससिटेटिव मैनेजमेंट, जो कि इमरजेंसी मैनेजमेंट होता है। तो सबसे पहले यहाँ पे क्या करेंगे, पेशेंट का वो ABC जो क्राइटेरिया होता है वो हम फॉलो करेंगे। सबसे पहले पेशेंट का एयरवे चेक करेंगे, एयरवे पेटेंट करेंगे, उसके लिए पेशेंट को ऑक्सीजन लगाएंगे, उसका ब्रीथिंग चेक करेंगे, ब्रीथिंग चेक करेंगे, और थर्ड उसका सर्कुलेशन, सर्कुलेशन के लिए उसको IV फ्लूइड स्टार्ट करेंगे। तो क्या हुआ, पेशेंट जैसे हमारे पास हॉस्पिटल में आएगा सीवियर कंडीशन को लेके, ठीक है, तो सबसे पहले उसका एयरवे मतलब चेक करेंगे, उसको ऑक्सीजन एडमिनिस्टर करेंगे, देन उसको IV फ्लूइड स्टार्ट करेंगे, फर्दर उसको सर्जरी के लिए प्रिपेयर करेंगे। अब जो सर्जरी होगी वो कौन सी करी जाएगी, वो करी जाएगी सेल्फिंजेक्टोमी, सेल्फिंजेक्टोमी। क्या मतलब हुआ सेल्फिंजेक्टोमी का मतलब, रिमूवल ऑफ द फैलोपियन ट्यूब, रिमूवल ऑफ फैलोपियन ट्यूब और इट्स पार्ट्स, या तो पूरा फैलोपियन ट्यूब आप बाहर निकाल रहे हो या उसका कोई छोटा पार्ट बाहर निकाल रहे हो। तो इसके लिए हम करते हैं, तो होता है रेडिकल, एक होता है लीनियर। रेडिकल के अंदर कंप्लीट फैलोपियन ट्यूब को हम रिमूव करते हैं, और लीनियर के अंदर कोई उसका स्मॉल पार्ट रिमूव किया जाता है। तो सर्जिकल मैनेजमेंट में हमने क्या किया, सबसे पहले उसका रेडिकल और लीनियर, रेडिकल में एक वो कंप्लीट फैलोपियन ट्यूब को कट करके बाहर निकाल रहे हैं, और लीनियर में फैलोपियन ट्यूब के किसी स्मॉल पार्ट को कट करके बाहर निकाला जा रहा है। तो ये कब किया, ये किया इमरजेंसी कंडीशन में, जिसमें हमने क्या फॉलो किया था, रिससिटेटिव मैनेजमेंट फॉलो किया था। इसमें क्या देखने को मिला, पेशेंट इमरजेंसी कंडीशंस के साथ आता है, ठीक है, जिसमें उसको रप्चर, ट्यूबल रप्चर वाले साइंस के साथ, जिसमें सबसे पहले उसका एयरवे पेटेंट किया, देन उसकी ब्रीथिंग, देन उसको IV फ्लूइड स्टार्ट किया, देन उसकी सर्जरी के बारे में सोचते हैं, सर्जरी करते हैं, जिसमें कौन सी होती है, एक तो रेडिकल, एक होती है लीनियर। रेडिकल में कंप्लीट फैलोपियन ट्यूब को बाहर निकाला जाता है, लीनियर में उसका कोई स्मॉल पार्ट बाहर निकाला जाता है। ठीक है, समझ आया बात, मैनेजमेंट समझ आया। एक बात और, अगर ये रप्चर होता कब है, अगर वो जो जाइगोट है
उसका साइज अगर 4 mm से ज़्यादा है, 4 mm से ज़्यादा है, तो वह क्या करेगा, वह ट्यूब को रप्चर करेगा। क्या करेगा, रप्चर करेगा। अगर 4 mm से कम है तो ट्यूब रप्चर नहीं करेगा। समझ आया मैनेजमेंट? दो तरह के मैनेजमेंट हम इसमें करते हैं, मेडिकल मैनेजमेंट और सर्जिकल मैनेजमेंट। मेडिकल मैनेजमेंट किया जब ट्यूब अनरप्चर्ड है, माइल्ड प्रॉब्लम है, क्रोनिक है। और सर्जिकल किया जब ट्यूब रप्चर हो चुकी है, सीवियर प्रॉब्लम है, एक्यूट ऑनसेट है। तो ड्रग ऑफ चॉइस क्या दिया था मेडिकल में, ड्रग दी थी मेथोट्रेक्सेट। और सर्जिकल में फेलोपियन ट्यूब को कंप्लीट या फेलोपियन ट्यूब के किसी पार्ट को कट करके बाहर निकाला था। तो ये बात करते हैं हम एक्टोपिक प्रेगनेंसी के बारे में। एक बार रिवाइज करते हैं कि प्रॉब्लम क्या थी। तो प्रॉब्लम थी कि जो जाइगोट था वो यूट्राइन कैविटी से बाहर इम्प्लांट हो रहा था। मतलब किसका डिसऑर्डर था, इम्प्लांटेशन का। मोस्ट कॉमनली कहाँ देखने को मिला था, मोस्ट कॉमन फेलोपियन ट्यूब में देखने को मिला था 95%, इसलिए इसको हमने ट्यूबल प्रेगनेंसी बोला था। ठीक है, देन इसकी बात करी थी ईटियोलॉजी की। ईटियोलॉजी में हमने मोस्ट कॉमन बात करी पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिजीज के बारे में, जिसमें हमने पढ़ा ट्यूबल डिफेक्ट और एंडोमेट्रियल डिफेक्ट। ट्यूबल डिफेक्ट का मतलब सीलियाई डैमेज है, सीलिया नहीं है तो जाइगोट यूट्रस के अंदर नहीं जाएगा। अगला हमने पढ़ा एंडोमेट्रियम। एंडोमेट्रियल डिफेक्ट में हमने एंडोमेट्राइटिस, इन्फेक्शन ऑफ द एंडोमेट्रियम, एंड देन दूसरा एंडोमेट्रियोसिस, ओवरग्रोथ ऑफ द एंडोमेट्रियम। नेक्स्ट हमने पढ़ा क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस, क्या लक्षण हमको देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पे हमने बात करी थी क्लासिकल ट्रायड की, जिसमें हमने पढ़ा था लोअर एब्डोमिनल पेन, वेजाइनल ब्लीडिंग और एमनोरिया। ठीक है, देन हमने पढ़ा ट्यूबल रप्चर साइन, जिसमें शॉक पढ़ा, कुलन साइन देखने को मिलेगा, रेफर्ड पेन देखने का। एंड नेक्स्ट पढ़ा एरिया स्टेला रिएक्शन देखने को मिलती है, गांठें बन जाती है डेसिडुआ के अंदर, न्यूट्रिशन की गांठें। ठीक है, अगला डायग्नोसिस, मोस्ट कॉमन डायग्नोसिस था ट्रांस वेजाइनल सोनोग्राफी, जिसको हम गोल्डन मेथड के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, एक सीरम प्रोजेस्टेरोन देखा जो कितना था 5 नैनोग्राम पर एमएल से कम देखने को मिलेगा। और तीसरा हमने पढ़ा एचसीजी लेवल। ठीक है, मैनेजमेंट की बात करें, मेडिकल और सर्जिकल दो मैनेजमेंट मिलते हैं। मेडिकल में ड्रग ऑफ चॉइस होती है मेथोट्रेक्सेट, कब करते हैं, जब ट्यूब अनरप्चर्ड है। सर्जिकल कब करेंगे, जब ट्यूब रप्चर हो चुकी है। इसमें रिससिटेटिव मैनेजमेंट फॉलो करते हैं। सबसे पहले पेशेंट का एयरवे पेटेंट करते हैं, देन ब्रीथिंग, देन उसको सर्कुलेशन, सर्कुलेशन के लिए उसको आईवी फ्लूइड देते हैं, देन सेल्फ इंजेक्टोमी करते हैं, मतलब रिमूवल ऑफ द फेलोपियन ट्यूब या इट्स पार्ट। रेडिकल कंप्लीट फेलोपियन ट्यूब रिमूव कट करके बाहर निकाल रहे हैं, लीनियर थोड़ा सा स्मॉल पार्ट फेलोपियन ट्यूब का कट करके बाहर निकाल रहे हैं। ठीक है, एक बात पढ़िए, अगर जाइगोट 4 mm से ज़्यादा साइज है तो ही ट्यूब को रप्चर करेगा, नहीं तो रप्चर नहीं करेगा। ठीक है, समझ आया एक्टोपिक प्रेगनेंसी। थैंक यू ऑल ऑफ यू। अगर आपको और टॉपिक्स पढ़ने हैं तो बने रहिए एचएस नर्सिंग क्लासेस के साथ, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट करते रहिए। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।